everybody, welcome back to another video. We're still talking about stoichiometry, and in this video we're going to wrap up our formulas and information जो कि बिल्कुल एंड पे रह गई थी. So today we're discussing calculations involving gases. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे Avogadro's law की. Now Avogadro's law basically states कि अगर दो गैसेस हैं और उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम हैं तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस. बिकॉज अगर आपको जब आप आगे पढ़ेंगे इन द theory of gases, the size of the atoms is very, very small compared to the distance between them. So identity of the atoms and the gases doesn't really matter. And for that reason, 1 mole, जो कि हमने एक मोल को डिफ़ाइन किया था कि एक मोल के अंदर 6.02 into 10 raised to the power 23 particles होते हैं. That means that 1 mole of any gas would occupy the same amount of volume, and that is 24 dm cube at room temperature and pressure, and 22.4 dm cube at standard temperature and pressure. Room temperature usually hota hai 25 degrees Celsius with 298 Kelvin with 1 atm pressure, and STP is 0 degree temperature Celsius and 1 atmosphere pressure. So ये आपने क्वेश्चन में बस देख लेना है कि वो आपको RTP पे पूछ रहे हैं या फिर STP पे पूछ रहे हैं. अगर आपको RTP पे पूछ रहे हैं, you use the value of 24 dm cube for 1 mole of gas, and if they're talking about STP, then you use the value of 22.4 dm cube for 1 mole of gas. And here it's very important to note that 1 dm cube is equal to 1,000 centimeter cube, cm cube. So this is a conversion जो कि आप बहुत ज़्यादा frequently करते हैं. अब क्योंकि हमें एक नई चीज़ पता चली है तो it'll be not very surprising to see that there's actually another formula for the number of moles of gas. तो उसके लिए आप वॉल्यूम लें और उसको कोई भी गैस का जो गिवन वॉल्यूम हो 20, 30, 40, उसको आपने उसके मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस से डिवाइड कर दें. मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP इज़ 24 एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज़ 22.4. सो ये आप ले लेंगे. और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है और आपके पास मोल्स हैं और आपके पास उसका मोलर वॉल्यूम पता है आपको, जो कि 24 ही होता है RTP पे, तो वॉल्यूम गैस फाइंड करने के लिए आप उसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर वॉल्यूम से. और ये बेसिकली इसी ऊपर वाली इक्वेशन की कंटिन्यूएशन है. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन टू फर्दर सॉलिडिफाई आवर कॉन्सेप्ट्स. And the question is, what is the number of moles of 240 cm cube of chlorine gas at RTP? तो 240 cm cube is 240 divided by, अब ये dm cube में था 24 dm cube, तो either आप मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले 240 को कन्वर्ट कर लें dm cube में और फिर डिवाइड कर दें 24 के साथ, या फिर क्योंकि इट्स अ सिंपल ईजी कन्वर्जन, 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना होता है cm क्यूब को टू कन्वर्ट इट इनटू dm क्यूब को टू कन्वर्ट इनटू cm क्यूब, तो मैंने इधर ही कर दिया है. 240 डिवाइड बाय 24 dm क्यूब बन जाएगा 24,000 cm क्यूब, एंड यू विल गेट 0.1 mole एज योर आंसर. लेट्स look at another question, and that is find the volume of 7 grams of nitrogen gas into at RTP. So अब हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम जितने मोल्स होंगे उनको हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मोल्स निकाले हमने 7/28 which is 0.25, and then volume would be number of moles into molar volume which is 0.25 into 24 dm cube, because क्वेश्चन ने at RTP स्पेसिफाई कर दिया है. तो 6 dm क्यूब होगा, या अगर आपको क्वेश्चन में cm क्यूब पूछें तो आप इस वैल्यू को सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट द आंसर 6000 cm क्यूब.
Now let's talk about how to calculate concentrations of solutions. अभी तक हम usually pure substances की बात करते आए हैं, moles आपने liquids में कैसे calculate करने हैं या आपने solids में कैसे calculate करने हैं. But if you're making a solution in water, solutions are usually in water. aqueous media की हम बात करें हैं, आप किसी एक solute लेते हैं, उसको पानी जो आपके solvent है उसमें dissolve करते हैं, तो उसकी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है और उस कॉन्सेंट्रेशन को फिर आप यूज़ करके एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स हैं ये आप कैलकुलेट करते हैं. तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यूजुअली गिव्स it gives us the amount of solute in a solvent. So अगर हम नमक और पानी की एग्जांपल लें और एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाएं तो वाटर जो होगा पानी हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा और सॉल्ट नमक जो है हमारा वो सोल्यूट कहलाएगा. Concentration, often denoted by a capital C, is often given in mole per dm cube. और जब उसको mole per dm cube के unit के साथ लिखा जाए ना तो it's often called molarity and it is represented by capital M. तो सिर्फ मोल पर डी एम क्यूब, आई रिपीट, सिर्फ मोल पर डी एम क्यूब में अगर कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो उसको मोलैरिटी भी बोलते हैं. ग्राम पर सी एम क्यूब या ग्राम पर डी एम क्यूब में अगर दी हो तो वो मोलैरिटी नहीं कहलाएगी. मोलैरिटी इज़ ऑलवेज इन मोल पर डी एम क्यूब. ओके, सो ये आपकी बेसिकली द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर वॉल्यूम इज़ द कॉन्सेंट्रेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मोल पर जी एम क्यूब से ग्राम पर सी एम क्यूब में कैसे जाना है और वाइस वर्सा. ठीक है, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन एंड सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द mass of a solute in 600 cm cube of 1.5 mole per dm cube of NaOH solution. तो अब NaOH solution में solute क्या होगा? सोल्यूशन तो पानी में है, ठीक है. तो NaOH की अपना जो NaOH सॉलिड होगा दैट इज़ बेसिकली द सॉल्यूट दैट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस क्वेश्चन. सो फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन वी नो दैट अच्छा, एक कॉन्सेंट्रेशन का ना मतलब क्या है? 1.5 मोल पर डी एम क्यूब का मतलब ये है कि एक डी एम क्यूब के अंदर, एक डी एम क्यूब NaOH सोल्यूशन के अंदर 1.5 मोल्स हैं. तो मैंने 1:1 रेशियो मेथड कहते हैं उसे, वो मैं बहुत पॉपुलरली यूज़ करती हूँ. इट्स वेरी ईजी, आई फाइंड इट सुपर फन, सुपर ईजी टू यूज़. तो एक डी एम क्यूब के अंदर इसका मतलब ये है, एक डी एम क्यूब के अंदर 1.5 हैं तो 600 बाई 1000 डी एम क्यूब, क्योंकि 600 सी एम क्यूब लिखा हुआ था ना, तो 600 बाई 1000 डी एम क्यूब के अंदर एक्स नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे. तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे जो कि 0.9 होंगे. अब आपको चाहिए था मैस, तो मैस निकालने के लिए अब आपके पास मोल्स आ गए, आपके पास MR आप निकाल सकते हैं NaOH का. यू हैव द पीरियोडिक टेबल एंड जब आप उससे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका MR 40 था. So mass would be equal to 0.9 number of moles into MR, 40, which is 36 grams, and that's how you solve that kind of question. This is the summary of all of the different ways to calculate moles and volumes of gases and all these different calculations. So if you're given a mass of a particle in grams और आपको निकालने हो moles तो पार्टिकल के, तो आप सिंपली उसके मोलर मास से मास को पार्टिकल को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे. ठीक है, अगर आपने मोल्स से पार्टिकल्स में जाना है तो आप उसको मोल्स को एवोगाड्रोस कांस्टेंट विच इज़ 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे. अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मोल्स पे जाना है तो सिंपली डिवाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट. अगर आपने मोल्स से पार्टिकल्स में जाना है तो मोल्स से मास में जाना है तो आप simply multiply कर दें with the molar mass. If you have moles of particles and you want to know the volume of gas तो you multiply by the molar volume. लेकिन अगर आपके पास volume of gas है और आपको moles of gas चाहिए तो you divide by the molar volume. The next important thing to discuss is percentage yield. Usually मैं ये यूज़ करती हूँ sin percentage yield लिखने के लिए, तो just like showing you guys. So percentage yield is equal to, ये इसका formula है, actual yield over theoretical yield into 100%.
एक्चुअल हीट इज़ द एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपको गिवन होगा जब आप एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज़ योर एक्चुअल यील्ड. थियोरेटिकल यील्ड ये है कि आपके पास एक इक्वेशन थी और आपने उससे आपने कैलकुलेट किया है और आप ये अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो दैट वुड बी योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन, दैट विल बी योर थियोरेटिकल यील्ड. नाउ इट इज़ अ हार्ड फैक्ट कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटली आप एक अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन से कि हाइपोथेटिकली आपके पास 100 ग्राम्स आने चाहिए, बट आपके पास एक्चुअल में 100 ग्राम्स कभी भी नहीं आएंगे, बिकॉज आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रूम फॉर एरर हमेशा रहता है. आपकी हैंडलिंग का हो सकता है, पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ करें उसका एरर हो सकता है. तो यूजुअली आपकी यील्ड 100% कभी भी नहीं होती. तो आपकी जो एक्चुअल यील्ड होगी ना वो हमेशा वुड बी लोअर दैन द थियोरेटिकल यील्ड, एंड सो योर percentage yield will never exceed 100%. It will always be less than 100%. और जब आपकी 100% yield आ जाती है तो damn, you are so you are so happy. A chemist is so happy अगर उसकी 100% yield आ जाए, but it never happens. Another important formula to note is the percentage purity, and the percentage purity is basically आपको आपके सैम्पल में कोई वो कितना प्योर है वो बताती है, ठीक है. तो percentage purity is basically mass of the pure substance in the sample, के आपके पास कितना प्योर सब्सटेंस है अपने सैम्पल के अंदर, और ओवरऑल डिवाइड करते हैं आप ओवरऑल मास ऑफ द सैम्पल से, एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय 100%. So these are the formulas. Let's look at some past paper questions to better understand. Okay, so ये काफ़ी देखने में मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को. So the equation shown represents the neutralization of aqueous sodium hydroxide with dilute sulfuric acid. Neutralization reaction basically होता है एक acid और base आपस में react करते हैं और वो पानी produce करते हैं. That is basically what a neutralization reaction is. So NaOH react कर रहा है sulfuric acid के साथ. 2 moles of NaOH reacts with 1 mole of H2SO4. How much sulfuric acid is required to neutralize 100 cm cube of 1 mole per dm cube NaOH? ठीक है, तो अब बेसिकली हमें चाहिए कि 100 cm क्यूब में हम सबसे पहले ना मोल्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोल्स, एंड दैट इज़ कि मोल्स ऑफ NaOH हमें हैं कि 1000 cm क्यूब के अंदर 1 मोल पर डी एम क्यूब है ना, तो 1000 cm क्यूब के अंदर इसका मतलब ये है कि 1000 cm क्यूब के अंदर 1 मोल है, तो 100 cm क्यूब के अंदर कितने होंगे, 0.1 मोल्स होंगे. और इक्वेशन हमें ये बताती है कि 2 मोल्स चाहिए 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने के लिए, तो 0.1 कितने के लिए चाहिए होंगे. 0.1 के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 0.05 मोल्स चाहिए. तो हम अपनी अब ऑप्शंस में कैलकुलेट करेंगे कि उनके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, और जिस ऑप्शन में 0.05 मोल्स होंगे उन पे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इन दिस गिवन सिचुएशन ऑप्शन ए के अंदर इसी तरह हम कॉन्सेंट्रेशन से और वॉल्यूम को यूज़ करके कैलकुलेट किया है. तो ऑप्शन ए में 0.1 मोल्स हैं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी में भी 0.1 मोल्स हैं, नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हैज़ 0.01 मोल्स, नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हैज़ 0.05 मोल्स, विच इज़ द करेक्ट आंसर. अब ये एक पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है. ये सारी एक्सरसाइज मैंने अभी इसलिए आपके साथ की है ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस क्वेश्चन को एक्चुअल में, अगर ये पेपर 2 में होता और ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता तो हम इसको किस तरह से देखते हैं. बट सिंस इज अ पेपर 1 क्वेश्चन, there has to be a shortcut, and that shortcut is basically given in how the question is formulated, ठीक है. अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये हाफ चाहिए हमें, ठीक है. ये जितनी अमाउंट में होगा ना उससे हाफ अमाउंट में हमें ये चाहिए. तो NaOH उन्होंने कहा है कि 100 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब कॉन्सेंट्रेशन का है. तो अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास H2SO4 हो तो वो हमें इससे आधी अमाउंट में चाहिए होगा. और हमारे ऑप्शन में एक ऐसी ऑप्शन है विच इज़ D, विच इज़ 50 cm क्यूब ऑफ 1.0 मोल पर dm क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड. तो बेसिकली इसको आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं
इसमें हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इवन टू गेट एट दैट पॉइंट थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़रूर लगती है. सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है. इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक चॉक का पीस है जिसका मास है 23.0 ग्राम्स. तो ये बेसिकली हमारे ओवरऑल सैम्पल मास है 23. वो आपको बता रहे हैं कि chalk is impure calcium carbonate. When analyzed, chalk is found to contain 0.2 to 6 moles of pure calcium carbonate. तो अब वो आपको बता रहे हैं, और उन्होंने आपको calcium carbonate का मोलर मास भी बता दिया. तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे mass of pure calcium carbonate, जो कि होगा moles multiplied by mr, which is 22.6 grams. Percentage purity के लिए हम अपने pure sample का mass over the overall sample का mass, which is 23 multiplied by 100, which is 98.3, and D is our correct answer. Let's move on to the next question, which is a volume of ethane C2H6 at RTP has a mass of 20 grams. What is the mass of an equal volume of propene at RTP? Now, क्योंकि RTP और volumes की बात हो रही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ethane और propene are actually gases. तो इवन इफ़ यू डोंट नो, आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया कि यार ये गैसेस की बात हो रही है. तो मोल्स निकालने के लिए 20 ग्राम्स. अच्छा, इसमें ना वॉल्यूम ऑफ, अब आपको पता है कि सेम मोल्स जब होंगे ना दो गैसेस के, तो उनके वॉल्यूम सेम होंगे. 20 ग्राम्स में जितने मोल्स होंगे ना इसके, हमें उतने मोल्स चाहिए, तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. अब ये आंसर ग्राम्स में, हम उतने मोल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर वो मोल्स कितने ग्राम्स में कन्वर्ट होते हैं वो हम देखेंगे. So basically we start off with calculating the moles of ethane, which is 20 by its molar mass, and ये moles आते हैं. So mass of propene for equal moles would be, हमने ये किया moles और इसको हमने multiply कर दिया propene के molar mass से, and we get 28 grams, which is option C, and that is the correct option in this case. Let's look at another question, and that is, what is the concentration of a solution containing 1 gram of sodium hydroxide in 250 cm cube of solution? तो बेसिकली हमें मोल पर डीएम क्यूब में मोलारिटी निकालनी है. मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं 1 ग्राम, और मोलर मास जो है वो है 40 ग्राम्स. तो ये हमारे पास मोल्स आ गए. वॉल्यूम हम पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, 250 डिवाइड बाय 1000, विच इज़ 0.25. एंड कॉन्सेंट्रेशन लिटरली इज़ जस्ट वो नंबर ऑफ मोल्स को आप नंबर ऑफ वॉल्यूम पे डिवाइड करके यू विल गेट 0.1 moles, which is B, and that is our correct option. Last question for this subtopic, sodium hydrogen carbonate decomposes on heating. ये equation हमारे पास given है, ठीक है. In an experiment, a 5 mole sample of sodium hydrogen carbonate is heated. Which volume of carbon dioxide measured at room temperature and pressure is evolved? So हमारी इधर अगर हम equation को देखें तो वो बता रही है कि 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो हम ये लिख लेंगे. तो अब अगर 2 मोल्स रिएक्ट करें और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है, तो 5 मोल्स जब रिएक्ट करेंगे तो कितने प्रोड्यूस होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई and you get 2.5 moles. The volume of CO2 would literally be number of moles multiplied by molar volume at RTP, which is 24, and that is 60. I hope that you guys understood everything and now find it super easy to solve these kind of questions. That's it for today's video. I'll see you in the next one. Until then, take care.